तो जब भी माइक्रोब्स का जिक्र आता है हम उनके लिए एक नेगेटिव कॉनोटेशन लेके बैठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा ही करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बचपन में एक चैप्टर भी आता था साइंस में कि बैक्टीरिया आर फ्रेंड एंड फो। अगर आप देखें तो ये जो माइक्रोब्स है मेरे दोस्त, आपके दोस्त और दुश्मन भी हो सकते हैं और इनका साइज बहुत कम है, माइक्रोमीटर्स में है, इसीलिए इन्हें क्या बोला, माइक्रोब्स हमने बोला। ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें फर्मेंटेशन कर सकते हैं आप, इन्हें फर्मेंटर्स कहा जाता है। इनकी वॉल्यूम 100 लीटर से 1000 लीटर तक हो सकती है। ये बहुत बड़े बर्तन होते हैं। जैसे आपके घर के ऊपर जो टंकी लगी होती है वाटर टैंक सिंटेक्स की, उतनी ही बड़ी टंकी आपको यहां पर देखने को मिलती है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्यारी सी माइंड मैप सीरीज में ऑन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल कंपटीशन वाला, जहां पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही छोटू चैप्टर की, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहां पर मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो चीज है वो है ऑर्गेनिजम्स के नाम और उनके रोल्स। अगर आप एक टेबल बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के नाम और उनके रोल्स को लिख लेते हैं, तो आपके 4 से 8 नंबर कहीं नहीं गए इन द नीट एग्जामिनेशन। आराम से आने वाली 2 स्लाइड्स में हम लोग सारी की सारी चीजों को बखूबी कंसेप्चुअली समझ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। तो ये 2 जो आपकी स्लाइड्स हैं, इनमें आपका मेजर काम बहुत आसान तरीके से हो रहा होगा। तो मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर के नाम पे ही, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर मतलब भलाई के लिए माइक्रोब्स क्या करते हैं। तो जब भी माइक्रोब्स का जिक्र आता है हम उनके लिए एक नेगेटिव कॉनोटेशन लेके बैठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा ही करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बचपन में एक चैप्टर भी आता था साइंस में कि बैक्टीरिया आर फ्रेंड एंड फो, यानी कि वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो आप में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, आपको हताश परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब हैं जो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में आपके बहुत काम आ रहे हैं। अगर आपके गट में बैक्टीरिया ना हो, अगर आपका गट माइक्रोबायोटा मर जाए, तो आप खाने को कभी नहीं पचा पाएंगे। आपकी एक टाइम की मील को पचाने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप देखें तो जो दही आप खाते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड बाय माइक्रोब्स। जो कर्ड के अलावा अल्कोहल जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा बनती है, चीज जो बनता है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो हम बहुत ही लार्ज स्केल पे कंज्यूम करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें माइक्रोब्स ही बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ बुरे नहीं होते। नाम इनका माइक्रोब्स क्यों है? क्योंकि साइज बहुत छोटा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन्हें कहा जाता है। साइज एकदम माइक्रॉन्स लेवल पे होता है, 10⁻⁻⁻6 मीटर के आसपास इनका साइज होता है। तो इन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन जब आप इन्हें लैब में ग्रो करेंगे और इनकी कॉलोनी अगर बन जाएगी, चाहे बैक्टीरिया की कॉलोनी हो, चाहे फंगस की कॉलोनी हो, उस कॉलोनी को जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से दिखती है, वो आपकी विजिबल होती है। तो माइक्रोब्स जो हैं ये आपके अलग अलग किंगडम्स में पाए जाते हैं। अब आपको पता है अच्छे तरीके से, किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है, दोनों ही माइक्रोस्कोपिक है। आर्की बैक्टीरिया खतरों का खिलाड़ी है, एक्सट्रीम कंडीशंस में, हार्श कंडीशंस में पाया जाता है, जहां पे बहुत ही एक्सट्रीमली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है, ऐसी जगह पर पाया जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, यानी इनमें भी एक ही सेल है, तो ये भी यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फंगस में भी ईस्ट है, वो आपका माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है। कुछ आपके बहुत छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, उनको भी आप नहीं देख सकते। और एनिमल्स में कुछ एनिमल्स चुनिंदा हैं जिनकी लाइफ की कोई ना कोई स्टेज है विच इज माइक्रोस्कोपिक। यूजुअली एनिमल्स को आप देख सकते हैं बहुत छोटे नहीं होते, लेकिन उनके लाइफ की कुछ स्टेजेस बहुत छोटी हो सकती हैं। तो ये भी आपके माइक्रोस्कोपिक में आ सकते हैं, यानी ये दुनिया बहुत बड़ी है ना। अगर आप देखें तो ये जो माइक्रोब्स है मेरे दोस्त, आपके दोस्त और दुश्मन भी हो सकते हैं और इनका साइज बहुत कम है, माइक्रोमीटर्स में है, इसीलिए इन्हें क्या बोला, माइक्रोब्स हमने बोला। अब अगर आप देखें तो ये घर में किन किन कामों में आपका हाथ बटा रहे होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड तैयार करेगा। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
जो है फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, लैक्टो मतलब वही लैक्टिक एसिड बनाने वाला, बैसिलस मतलब आपका रॉड शेप बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये आपके दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी आप दूध जमाते हैं तो आप क्या करते हैं, दूध आपने लिया, लेट से आधा केजी आपने दूध लिया, उसमें थोड़ा सा पहले दही ऐड किया। तो दही जब आप ऐड करते हैं तो उस दही में ऑलरेडी कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, वो दूध में जाकर के उसके प्रोटीन को कोएगुलेट करना स्टार्ट करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और आपका धीरे धीरे सारा दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपने इनिशियली दही डाला एज अ स्टार्टर, इसको इनोक्यूलम कहा जाता है, जिसमें पहले से ही कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे और मिल्क प्रोटीन्स को देख करके वो और तेजी से डिवाइड करने लगे और ज्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपके बने। तो मिल्क से जब कर्ड बनता है तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो दही है ये आपके स्टमक में, ये आपके गट में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है, यानी आपके गट को अगर बोला जाए तो हेल्दी रखता है और विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ाता है और पचाने में भी आसान है। क्यों, मैंने क्या कहा कि दूध को अगर आप दही में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं पहले ही पार्शियली डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो आपको डाइजेशन में आधा ही काम करना पड़ रहा है, पार्शियली तो पहले ही डाइजेस्ट हो गए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने ही डाइजेस्ट कर दिए। लेकिन दूध अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो पूरा का पूरा आपको ही प्रोटीन उसका डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन के टाइम पर आप दही कंज्यूम करें, उसको पचाना आसान है, आप दिन भर एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, है ना। और रात को आप सोने से पहले दूध का सेवन कर सकते हैं, आपके पास पूरी नाइट का टाइम रहेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, अगर आप देखें ईस्ट को तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने पढ़ा था, दोनों तरीके से काम करता है, ये खाने की चीज भी बना सकता है, यानी ब्रेड भी। अगर ये बेकरी में इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेड बनाने के काम आ रहा है, तो इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाएगा, और अगर ये शराब बनाने की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है तो इसे ब्रिवरी इंडस्ट्री में सिंस हम यूज कर रहे हैं तो इसे ब्रिवर्स ईस्ट भी कहा जाएगा। दोनों हैं आपके सेम ही, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी की ही बात हो रही है। तो ये आपका बेकरी में यूज हुआ तो बेकर्स ईस्ट ब्रेड बनाएगा, ब्रिवरी इंडस्ट्री में यूज हुआ तो ब्रिवर्स ईस्ट अल्कोहल बनाएगा। जब ब्रेड बनती है तो जब ब्रेड बनाने के लिए जब आपका डो तैयार किया जाता है तो वो फूला फूला दिखता है ना, जब आप गूंदते हो डो को तो वो फूला फूला दिखता है, दैट पफ्ड अप अपीयरेंस इज बिकॉज ऑफ CO2। ये हम चैप्टर रेस्पिरेशन में भी पढ़ चुके हैं। दो प्रकार की फर्मेंटेशन थी, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहां पर पायरुवेट जो 3 कार्बन का था उससे 3 कार्बन का लैक्टेट ही बना तो कोई CO2 नहीं निकल सकती। दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिससे अल्कोहल बनती है, तो 3 कार्बन का पायरुवेट था, इसने 2 कार्बन की अल्कोहल बनाई तो एक और कार्बन कहां गया, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। राइट, तो ये यहां पर कैसी फर्मेंटेशन हो रही है अगर कोई आपसे पूछे तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ईस्ट आपका अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तभी CO2 निकल सकती है। अलग अलग प्रकार की शराबें यहां पर बन सकती हैं, विदाउट डिस्टिलेशन भी बन सकती है, यानी ऐसी शराब जिसकी कंसंट्रेशन काफी कम है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन इसमें कम है, जैसे कि वाइन और बियर। तो बियर में तो आप देख सकते हैं फ्रूट बियर भी आती है जिसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन एकदम ना के बराबर होती है, और कुछ आपकी ऐसी भी बियर्स आती हैं जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 2 से 5% रखी जाती है, विच इज कंपैरेटिवली लेस, लेकिन डिस्टिलेशन से आप इस कंसंट्रेशन को बढ़ा भी सकते हैं। तो 4 अल्फाबेट के जो हैं भैया वाइन और बियर, ये आपके विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, कम कंसंट्रेशन होती है यहां अल्कोहल की। लेकिन अगर विद डिस्टिलेशन बन रहे हैं जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, है ना, तो इनमें बहुत ज्यादा अल्कोहल की कंसंट्रेशन पाई जाती है। अगर आप टॉडी यानी ताड़ी बनाते हैं, रोबोट पिक्चर सबने देखी होगी रजनीकांत साहब की, तो उसमें जब चिट्टी रोबो को डिसमेंटल कर दिया जाता है तो रजनीकांत साहब थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐश्वर्या मैम के साथ बाहर घूमने जाते हैं, एंड ऐश्वर्या मैम उनको परेशान करने के लिए ना एक आदमी के पास चली जाती हैं कि हाँ यार एक बार थोड़ी देर नाटक कर लो कि तुम मेरे नए बॉयफ्रेंड हो, रजनीकांत भैया को जलाना है। तो वो आदमी क्या है, एक मटके में लिक्विड लेकर के घूम रहा होता है, उस लिक्विड को ताड़ी कहते हैं, तो वो सूखी मछली और लिक्विड लेकर के घूम रहा होता है जो कि वो ऑफर करता है ऐश्वर्या मैम को। दैट साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक इज कॉल्ड एज टॉडी इन इंग्लिश, हिंदी में ताड़ी कहा जाता है। ये आपका साप है ना, सैप ऑफ पाम, सांप को फर्मेंट करने से बनता है ना, तो पाम सैप को जब आप फर्मेंट करोगे तब जाके टॉडी बनेगी। चीज जो है दुनिया का ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो हम खा रहे हैं, है ना, जो बैक्टीरिया ने बनाया उनमें से सबसे ओल्डेस्ट क्या है,
चीज है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये जो है भैया प्रोपियोनिबैक्टीरियम, नाम में ही बैक्टीरियम आ रहा है, ये एक बैक्टीरिया है जो स्विस चीज बनाता है। अलग अलग प्रकार के चीज भी होते हैं। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी जो है ये क्या बनाता है, रोक्यूफोर्ट चीज बनाता है। पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी क्या बनाता है, कॉमेम्बर्ट चीज बनाता है। इन चीजेस की शक्ल अलग होती है, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग वैरायटी के आपको क्या देखने को मिलते हैं, चीज मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन क्या है आपका प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, जो कि आपका स्विस चीज बनाता है। टॉम एंड जेरी में जो चीज का टुकड़ा लेकर भागते थे, जिसके पीछे मारामारी होती थी, दैट इज स्विस चीज। तो ये सारी चीजें हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे चीज हो, चाहे आपका ताड़ी है, ये साउथ इंडिया में बनाई जाती है, चाहे आपका ब्रेड हो, है ना, चाहे आपका दही हो, ये सारी चीजें आप देख सकते हो घर में। अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ बनाना है तो आपको इन बर्तनों में बनाना होगा। ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें फर्मेंटेशन कर सकते हैं आप, इन्हें फर्मेंटर्स कहा जाता है। इनकी वॉल्यूम 100 लीटर से 1000 लीटर तक हो सकती है। ये बहुत बड़े बर्तन होते हैं। जैसे आपके घर के ऊपर जो टंकी लगी होती है वाटर टैंक सिंटेक्स की, उतनी ही बड़ी टंकी आपको यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें आप बहुत सारे माइक्रोब्स और बहुत सारा मीडियम एक बार में ऐड करते हो और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि आपको इसे इंडस्ट्रियल स्केल पे भेजना है। तो अब आपके लिए यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी हो जाती है। अब आप चाहोगे कि कोई भी सामान आप बनाओ तो वो थोड़ा सस्ता बने, और कोई भी सामान सस्ता तब बनता है, किफायती तब बनता है, जब आप उसे लार्ज स्केल पे बना रहे हो। भाई कहीं से 1 केजी आटा खरीदोगे, वो आपको बहुत डिस्काउंट नहीं देगा। आप बोलोगे 1000 केजी आटा ले लूंगा, भाई तेरा भी फायदा है, एक ही बार में स्टॉक खाली हो जाएगा और मेरा भी फायदा है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो। तो बल्क में चीजें डिस्काउंट में आती हैं, चीजें कंपैरेटिवली सस्ती बनती हैं, तो इसीलिए फर्मेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बनाओगे आप, एंटीबायोटिक्स बनाओगे। अब दवाइयां हैं तो पूरी दुनिया में भेजनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा कमर्शलाइज करना पड़ेगा इनको, तो जो दवाइयां हैं वो भी आपके इन बड़े बड़े फर्मेंटर्स में बनती हैं। जैसे कि जो पहली एंटीबायोटिक है, ये किससे बनी थी, ये आपकी फंगस से बनी थी। उस दवाई का नाम था पेनिसिलिन, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, जो कौन से फंगस से बनी थी, पेनिसिलियम नोटाटम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और फ्लेमिंग साहब के बाद 2 साइंटिस्ट और आए, चेन और फ्लोरी। तो इन चेन और फ्लोरी ने क्या किया, फुल पोटेंशियल अनलॉक किया पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन डिस्कवर तो कर लिया आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उसका फुल पोटेंशियल, सारा कंटेमिनेशन हटा करके फुल पोटेंशियल देने का काम किन्होंने किया, आपका चेन एंड फ्लोरी ने। तो इन तीनों भाइयों को मिला करके नोबेल प्राइज मिला 1945 में फॉर दिस नोबेल डिस्कवरी। इंडस्ट्रियल एसिड जो आप घरों में भी इस्तेमाल करते हो, भाई एसिटिक एसिड, नाम ही है एसिटी, तो एसिटोबैक्टर एसिटी ही इसको बनाता होगा। नाम में बैक्टर आ रहा है तो बैक्टीरिया है, बैक्टर मतलब बैक्टीरिया के अल्फाबेट है। लैक्टिक एसिड, अभी दही जमाया था इससे सेम है, लैक्टोबैसिलस है ना, नाम में बैसिलस आ रहा है, यानी रॉड शेप बैक्टीरिया है, लिखने की ही जरूरत नहीं है। ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, है ना, क्लोस्ट्रीडियम कहां पढ़े थे, थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करो। सीटीसीटी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 4 बीमारी बताई थी आपके बैक्टीरिया से होने वाली, कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, है ना, एंड टिटनस। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटनस कॉज कर रहा था, क्लोस्ट्रीडियम तो बैक्टीरिया हुआ ना। और सिट्रिक एसिड कौन बनाएगा, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस कहां पढ़ा था, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, ये तीनों किसके एग्जाम्पल थे, आपके एस्कोमाइसिटीज के, फंगस के। तो ये फंगस हुआ। भाई आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, तो पीछे का माल भूल थोड़ी जाएंगे, वो भी तो जरूरी है। तो ये आपका फंगस हुआ, नाम से ही आप डेराइव कर सकते हो। एंजाइम निकल सकते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे लाइपेज है, नाम से क्या पता लग रहा है, लाइपेज है। लाइपेज मतलब ऐसा एंजाइम जो लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड क्या होता है आपका, लिपिड के अलग अलग टाइप होते हैं, ऑयल है, वैक्स है, ये सारे क्या है, लिपिड है। तो आपके कपड़े पे कोई ऑयल गिर गया तो उसको नॉर्मली आप धोगे तो बहुत मुश्किल से निकलेगा। अगर आप लाइपेज एंजाइम डाल दो तो वो उस लिपिड को ही तोड़ देगा, उस दाग को, वो जो तेल फंसा हुआ है उसी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा वो। तो लाइपेज जो है डिटर्जेंट्स में यूज होता है। पैक्टिनेज प्रोटीएज किस में यूज होता है, प्रोटीएज मतलब मोटे प्रोटीन को तोड़ने वाला, पैक्टिनेज मतलब जो प्लांट की सेल वॉल होती है, इसमें क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन या आपका पैक्टोज, तो उसको तोड़ने वाला एंजाइम। तो जब भी आप किसी फल का जूस निकालते हैं तो आपको पल्प मिलता है, बहुत मोटा, बहुत गाढ़ा पल्प मिलता है। हम अगर मार्केट में जूसेस को देखें, माजा पियो आप, स्लाइस पियो, उसमें इतना पल्प नहीं मिलता, वो क्लियर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मोटा मोटा आपका पल्प निकला है ना, इसके आपने टुकड़े कर दिए हैं प्रोटीएज और पैक्टिनेज के माध्यम से। तो क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूसेस में ये इस्तेमाल होते हैं, उनको पतला कर रहे होते हैं।
अब कुछ बहुत खतरनाक मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? क्लॉट बस्टर, यानी क्लॉट को फोड़ देगा। अगर आपकी ब्लड वेसल है, अगर आपकी कोई नस है और उसमें क्लॉट जमा हो जाए तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो रुक चुका है, ब्लॉक हो चुका है, तो हार्ट पे प्रेशर आएगा और हार्ट बहुत जोर जोर से अपने आप को धड़काना शुरू करेगा, जिससे उस ब्लॉकेज को तोड़ा जा सके। अगर ब्लॉकेज मजबूत है तो हार्ट एक बार इतनी जोर जोर से धड़केगा कि फेल हो जाएगा, दैट लीड्स टू हार्ट फेलियर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है तो स्ट्रेप्टोकोकस से बन रहा होगा, क्लॉट बस्टर है ये, यानी उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है जिससे हार्ट पे प्रेशर ना आए और आपका बढ़िया तरीके से ब्लड वेसल क्लियर हो जाए। तो वो पेशेंट्स जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के शिकार हैं उनमें ये बहुत ही काम की एक मेडिसिन है या केमिकल है। साइक्लोस्पोरिन ए, ये साइक्लोस्पोरिन ए बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, है ना। साइक्लोस्पोरिन, स्पोरिन, स्पोरम, है ना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऑप्शन में छलांग मारी जा सकती है। तो साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है एंड इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अगर आपका कोई ऑर्गन फेल हो चुका है, लेट्स से किडनी फेलियर से कोई ऑर्गेनिज्म जूझ रहा है, तो उसको नई किडनी चाहिए किसी डोनर की। अब नया जो डोनर है वो लेट्स से रिलेटेड नहीं है मुझसे, पर फिर भी मुझे उसकी किडनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स का यूज करते हैं, जिससे मेरा इम्यून सिस्टम उसकी किडनी पर अटैक ना करे, उसे फॉरेन एजेंट समझ के, तो वो किडनी मेरी बॉडी में सेटल हो जाएगी और मैं जिंदा रह पाऊंगा। इसके नुकसान भी हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है यानी आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, यानी कि अब कोई अगर जानबूझ के भी आपके अंदर बीमारी डालना चाहे तो डाल सकता है और आपका इम्यून सिस्टम उसके प्रति रिएक्ट नहीं करेगा, तो आप बार बार बीमार पड़ते हो। और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आपकी बैंड बजा देते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन मतलब ऐसा पैथोजन जो अपॉर्चुनिटी देख के वार करता है। हमारे आसपास पाए जाने वाले ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कोई औकात नहीं है, जो आपको बीमारी देना तो दूर, आपसे ठीक से आंख भी नहीं मिला सकते। जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो ये भी आप पे हमला कर देते हैं। एंड दैट गोज राइट विद लाइफ ऑल्सो। हम लोगों ने काफी बार देखा है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है ना, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप समझते थे यार ये तो मेरा साथ देगा, वो भी हट जाते हैं। इन्हें अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है, राइट। एंड इसी प्रकार से ऐसे पैथोजन जो आपकी कमजोरी में ही आपका कत्ल कर देते हैं, इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहा जाता है, राइट। स्टैटिन क्या है? ये स्टैटिन मतलब स्टैटिक करना, रोकना, किसको? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को। तो मोनास्कस परप्यूरियस से ये स्टैटिन बनता है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। यानी कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जिस पाथवे से बनता है, जिन रिएक्शन से बनता है, वहां जाके कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा उन रिएक्शंस को, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही कम, राइट। तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरी चीज नहीं है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज है। भाई कोलेस्ट्रॉल तो आपकी मेम्ब्रेन में भी पाया जा रहा है एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल वैसे बुरी चीज नहीं है, अगर आप उसे एज अ केमिकल देखो तो आप कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली बुरा नहीं कह सकते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को एसोसिएट किया जाता है विद अ लॉट ऑफ बैड एक्टिविटीज, क्योंकि जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये खराब बहुत है, उतना ही अच्छा नहीं है जितना ही खराब है, तो इसकी मात्रा ज्यादा होने से हमें रोकनी होती है। इसीलिए स्टैटिन्स यूज किए जाते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम करने से। अदरवाइज ये कोलेस्ट्रॉल भी आपकी वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है एंड आपको परेशान कर सकता है। अब हम सब लोग इस टर्म से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, सीवेज। आप कहीं पर भी घर लेते हैं, चाहे किराए का घर हो, चाहे आप घर बना रहे हो, हमेशा हमारे कुछ सवाल होते ही हैं। क्या यहां पर वाटर लाइन है? यस। क्या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है? यस। क्या यहां पर आसपास स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है? यस। क्या आसपास यहां पर कोई मार्केट है? यस। क्या सीवर लाइन है घर के नीचे? यस। तो ये हमारा प्रॉपर एक अच्छा सवाल होता है और ये पूछना बहुत जरूरी भी है और बहुत लाजमी भी है, क्योंकि ये जो सीवेज है, जो हमारा घर का वेस्ट है, ये जो सीवेज है इसका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है ना, जो हमारे वॉशरूम्स की पाइपलाइन होती है, वहां से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है, इसमें काफी सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इनको अगर आप डायरेक्टली नदी में या किसी वाटर बॉडी में छोड़ दोगे इस एक्सक्रीटा को, तो ऑब्वियसली ये स्मेली तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें हानिकारक पैथोजेंस बहुत हैं जिनको किल करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अदरवाइज आपकी वाटर बॉडी भी पॉल्यूट हो जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम इतने पॉल्यूटेड वाटर को आप कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे, आसपास का सारा पानी ही खत्म हो जाएगा।
इसीलिए बिफोर रिलीजिंग दिस ह्यूमन एक्सक्रीटा इनटू वाटर बॉडीज आपको इसे ट्रीट करना होता है, इसको आप सेफ बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करना होता है, इसे हम एसटीपी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो प्रकार के ट्रीटमेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला ट्रीटमेंट बहुत लाजमी है भाई, आपको जो गंदगी दिख रही है, जो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, पहले तो उसी को रिमूव कर लो। और फिर जिसको आप मैनुअली रिमूव नहीं कर सकते, हाथ से रिमूव नहीं कर सकते, उसको फिर आप साइंटिफिकली बायोलॉजिकली रिमूव करो। तो दो ऐसे प्रोसेस हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। भाई अगर आप एक ग्लास में मिट्टी घोल दें और उस ग्लास को टेबल पे रख दें, मिट्टी थोड़ी देर में सेटल हो जाएगी नीचे, साफ पानी ऊपर रह जाएगा। तो मिट्टी यानी गंदगी जो नीचे सेटल हो गई, उसे क्या कहा जाता है कि मिट्टी नीचे सेडिमेंट हो गई, दिस इज सेडिमेंटेशन। और पानी है, उसमें कोई पन्नी गिर गई, पॉलीथीन गिर गई, वो ऊपर तैरती रहेगी, है ना। कोई प्लास्टिक का सामान गिर गया, ऊपर तैरता रहेगा, कोई पत्ता गिर गया, ऊपर तैरता रहेगा। तो ऊपर की चीजों को आप फिल्ट्रेशन जाले से हटा सकते हो और नीचे भारी चीजें आपकी बैठ जाएंगी, कोई मिट्टी है, कीचड़ है, ग्रिट है, छोटा पत्थर है, पेबल है, ये सारी चीजें नीचे बैठ जाएंगी। और ऊपर जो बड़ा बड़ा आपका मांस तैर रहा है, उसको आप जाले से यानी नेट से निकाल लोगे। तो बीच में वो पानी बचेगा जिसका आप अभी कुछ नहीं कर सकते, जिसमें अब आप मैन्युअली काम नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपका वो सामान है जो आप फिल्टर कर लोगे, बड़ा बड़ा ऊपर तैर रहा है पानी में, और नीचे आपका वो सामान है भैया जो कि नीचे सेटल हो गया, इसे प्राइमरी स्लज कह दिया। और ये जो बीच का आपका सामान बचा है, इट इज कॉल्ड एज इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब थोड़ा सा ऊपर रह गया। भाई ऊपर का अगर आपने निकाल के फेंक दिया है जाले से सामान भारी भारी, और बचे हुए सामान को आप यहां पर सेटल करा रहे हो, तो मिट्टी, क्ले, ग्रेट, कीचड़, ये सब नीचे जमा हो गया, पानी ऊपर रह गया, इसे इफ्लुएंट कहते हैं। अब नीचे वाला सामान तो मुझे सेपरेट करना ही है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। ये जो पानी है ऊपर वाला, जिसको मुझे और प्योरीफाई करना है, इसको मैं एक और टैंक में ले जाऊंगा। इस टैंक का नाम क्या है, एरेशन टैंक। अब ये दोनों काम तो मैंने कर लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें मैंने क्या किया, एरेशन टैंक में डाल दिया है इस इफ्लुएंट को। अब ये जो एरेशन टैंक है मेरे भाई, नाम क्या है, एरेशन टैंक। तो इसमें मैं एयर पंप कर रहा हूं, ऑक्सीजन पंप कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन इसके अंदर लबालब आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है। अब ऑक्सीजन जब इसके अंदर आएगी तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ फंगस और बैक्टीरिया ऐड करते हैं। तो ये फंगस और बैक्टीरिया का जो मिश्रण है, इसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। तो वो फंगस जो है वो भी एयर को कंज्यूम करेंगे, बैक्टीरिया भी एयर को कंज्यूम करेंगे और ग्रो करने लग जाएंगे। इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक फंगस है, आप और एयर डाल रहे हो तो ये क्या करेंगे, ये जो यहां पर पानी आया है ना, इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देंगे। इनके लिए खाना क्या है, जो पानी में प्रेजेंट है वही इनके लिए खाना है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वहां पर जितनी भी गंदगी मौजूद है उस पानी में, उसको एक खाना स्टार्ट कर देंगे। तो बैक्टीरिया फंगस मोटे मोटे हो जाएंगे खाकर और रिप्रोड्यूस कर लेंगे, है ना। और ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, बीओडी कम हो जाएगा। बीओडी कम यानी पानी साफ। पहले बीओडी ज्यादा था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा थी, यानी बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है। क्यों, क्योंकि उसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खाना है। एक टाइम के बाद वो सारा ऑर्गेनिक मैटर खा करके खत्म कर दिया है बैक्टीरिया ने, खाना पीना खत्म, पानी साफ हो चुका है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई है। अब बैक्टीरिया खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का क्या ही करेगा, तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है, यानी पानी आपका साफ हो गया है। अगर पानी साफ हो गया है तो पानी तो साफ हो गया, लेकिन भैया यहां पे क्या पड़े हुए हैं, अब मोटे मोटे बैक्टीरिया और फंगस पड़े हुए हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को खाया। अब ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे तो नहीं है, तो हमें इनको भी मारना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन फ्लॉक्स को, इन बैक्टीरिया फंगस को क्या करते हैं, यहां ले जाते हैं अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में मतलब यहां पर ये जो फ्लॉक थे, जो एरोबिक थे, जो ऑक्सीजन में सरवाइव कर पा रहे थे, इनको हमने एनारोबिक कंडीशन दी और इनके ऊपर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया डाले। अब अगर एनारोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको तो ऑक्सीजन चाहिए रही थी, है ना। तो ये बैक्टीरिया फंगस तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो अनएरोबिक वाले हैं वो इनको खा जाएंगे। भाई जिसकी कंडीशन, जिसकी किस्मत चमकी,
उसके सितारे बुलंद। यहां पर इनकी किस्मत चमक गई थी, एयर भी थी, खाने पीने को मटेरियल भी था, बैक्टीरिया फंगस मोटे मोटे हो गए। अब ये बैक्टीरिया फंगस जो मोटे मोटे हुए हैं, ये तो एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर नहीं सकते, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया जो मैं डालूंगा वो यहां पे राज करेगा। वो देखेगा यार सामने बैक्टीरिया फंगस बैठे हुए हैं, खाने को कुछ और है नहीं, चलो इनको खा लेते हैं, सारे बैक्टीरिया फंगस को खत्म कर देंगे। तो यहां से भी हमें छुटकारा मिल गया, बैक्टीरिया फंगस को भी हमने खत्म कर दिया। कुछ एक बैक्टीरिया फंगस हम लोग रख लेते हैं, क्यों? जैसे हम लोग दही जमाने के लिए पहले दही को ही डालते हैं दूध में थोड़ा सा, उसी प्रकार से जब अगली बार आपके पास ये गंदा पानी आएगा तो आपको पहले से थोड़े बैक्टीरिया फंगस ऐड करने पड़ेंगे। इसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है, राइट? तो एक्टिवेटेड स्लज को आप यहां पर डालेंगे इस प्रोसेस को और एक्टिवेट करने के लिए। तो थोड़े से बैक्टीरिया फंगस आप रख लेते हो, बाकियों को यहां पर फ्लॉक्स को क्या करा देते हो, डाइजेस्ट करा देते हो। तो यहां पे अब अनएरोबिक जो बैक्टीरिया थे मोटे मोटे हो गए। सर इनको कैसे रिमूव करेंगे? रिमूव करना ही नहीं है, अनएरोबिक है नेचर में, हम लोग ऑक्सीजन में रहते हैं, ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे, ऑक्सीजन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना? तो किसी एरोबिक कंडीशन में लेके जाओगे सेटअप को, ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, साफ पानी आपका ऊपर, इसको रिलीज कर सकते हो आप कहां पे? नदियों में, है ना? तो ये आप यहां पर कर सकते हो। कितना प्यारा सिस्टम है। और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और माइक्रोब यानी कुछ फंगसेस ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे बस की ये बात नहीं है। तो अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया जो इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मैकेनिज्म को फेल कर दे। अभी तक यही सिस्टम चला हुआ आ रहा है, ठीक है? तो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन टैंक और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया अटैक करते हैं ना आपके फ्लॉक्स के ऊपर, तो काफी सारी गैसेस भी बनती हैं, CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, जिनको आप बायोगैस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बायोगैस में सबसे प्रेडोमिनेंट गैस कौन सी है? मीथेन। तो आपको यहां से मीथेन मिल रही है। जब आपके अनएरोबिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया हार्म करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे फ्लॉक्स को, तो आपकी काफी सारी गैसेस यहां पर बन सकती हैं। जैसे आपका CH4 बन सकता है, मीथेन बन सकती है, CO2 बन सकती है, राइट? हाइड्रोजन सल्फाइड बन सकती है। यानी आपका देखें आप तो क्या बन सकता है दोस्त? यहां पर बायोगैस बन सकती है। तो अब ये पानी सेफ हो गया, इसे आप रिवर में भेज सकते हो। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने 2 प्लान्स चलाए थे, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है? इसे बोला जाता है GAP और YAP, जिससे कि गंगा और यमुना नदियों को सेफ रखा जा सके। तो इनके आसपास काफी सीवेज ट्रीटमेंट बनाने की प्लानिंग हुई है, जिससे कि काफी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनके आसपास बनाए जाएं और इन नदियों में गंदा पानी ना छोड़ा जाए, इनको पॉल्यूटेड होने से रोका जा सके। अगला जो माइक्रोब का बढ़िया काम है वो है बायोगैस प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया ये जो अनएरोबिक आपके बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये भैया अलग अलग टाइप की गैसेस बनाते हैं, जैसे मीथेन। सिमिलरली अगर आप बायोगैस या गोबर गैस बनाना चाहते हो तो आपको एक ऐसा सेटअप लेना पड़ता है, इट्स कॉल्ड बायोगैस प्लांट। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको 10 से 15 फीट का एक गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में आपको अलग अलग कंपार्टमेंट बनाने हैं। एक पाइप आपको इनलेट पाइप रखना है जिससे आप चीजों को अंदर भेज सके, इनलेट पाइप है ना। यहां आप एक टैंक बनाएंगे और इसको एक पाइप से नीचे कनेक्ट कर देंगे। एक आपका आउटलेट पाइप होगा जिनसे चीजें बाहर जा रही होंगी। तो इनलेट पाइप से आपने गोबर अंदर डाला, पानी उसमें मिलाकर डाला, जिससे गोबर का क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया, उसको आपने अंदर डाला। उसके साथ कोई छिलके हैं आपके वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उनको आपने अंदर डाला बढ़िया तरीके से प्रोसेस होने के लिए। तो ये जो स्लरी बनी है, ये जो मिक्सचर बना है, ये जो चटनी बनी है, इसको आप क्या करते हैं, अब ये जो है आपकी प्रोसेस होती रहती है। एंड ये जो प्रोसेस होगी, काफी सारे ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम है। हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया है जिन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है, जो कि आपका मीथेन जनरेट करते हैं। ये रूमिनेंट्स के गट में भी पाए जाते हैं, राइट? इन्हें हम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कह रहे थे। सेम वैसे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहां पर पाए जाएंगे जो इस गोबर के मिश्रण से क्या बना रहे होंगे, मीथेन बना रहे होंगे, और उसको आप आउटलेट एक पाइप से बाहर निकाल रहे होंगे, कुकिंग और लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मिश्रण बचा, सारा का सारा तो गैस में कन्वर्ट होगा नहीं, सारा का सारा तो मीथेन CO2 बनाएगा नहीं। आपका मिश्रण जो बचा, जो स्पेंट स्लरी आपकी बची, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वो आपका प्रोसेस्ड एक तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो है। आपने उसमें वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के छिलके डाले थे, बची हुई चाय पत्ती डाल दी थी, राइट?
आपने उसमें गोबर डाल दिया था, पानी मिला दिया था, इधर उधर का जो भी सामान था वो सारा आपने वहां पर डाला, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आपने वहां पर डाले। तो जब ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है ना, जब ये प्लांट बेस्ड मटेरियल डाइजेस्ट होता है, तो आपका मीथेन बनती है, बायोगैस बनती है, और जो बचा खुचा मटेरियल है ये खेतों में आप छिड़कोगे तो एज अ बायो फर्टिलाइजर ये काम करता है। तो कहीं भी आपका नुकसान नहीं होता दोस्त, कहीं भी आपका नुकसान नहीं होता। तो काफी ऐसी एजेंसीज हैं भारत की जिन्होंने इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप गांव गांव में जाके लगवाया और इसको प्रमोट किया। तो यहां पर दो फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड आपका KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। इन दोनों ने बहुत सारे आपके जो बायोगैस प्लांट थे इनको लगाने में दुनियादारी की मदद करी। अब अगला टॉपिक बहुत छोटा है, आपको दिख रहा है खत्म हो गया है चैप्टर। अब है आपके बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कंट्रोल करना है आपको ऑर्गेनिजम्स को। बायो कंट्रोल यानी बायोलॉजिकली ही कंट्रोल करना है। हम लोग क्या करते हैं, खेत में बहुत सारे इंसेक्ट आ गए हैं, उनमें से कुछ आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़क देंगे, सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस खेत के अंदर काफी सारे अगर हार्मफुल इंसेक्ट थे तो काफी सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एक इकोसिस्टम में रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। जैसे आपने लेडी बर्ड बीटल को देखा होगा, जो रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है इसके ऊपर, प्यारा सा लेडी बर्ड बीटल है। ये आपका क्या करता है, एफिड को किल करता है, ये एफिड्स को खा लेता है। और आपने ड्रैगन फ्लाई देखी होगी, ये क्या करता है, मॉस्किटोज को खा लेता है। तो अगर आपको किसी खेत में से एफिड गायब करने हैं तो आप सिर्फ एफिड गायब करो ना, आप समस्त वहां पर जितने भी इंसेक्ट हैं उन सबको क्यों मार रहे हो। तो आपको एफिड मारने हैं तो आप लेडी बर्ड बीटल इंट्रोड्यूस कर दो अपने खेत में। लेडी बर्ड बीटल आपके फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही और एफिड को भी खा जाएगी। तो लेडी बर्ड बीटल को खाना मिल जाएगा, वो आपका एफिड खा लेगी, और एफिड से छुटकारा मिल जाएगा तो आपकी फसलें भी और ज्यादा ग्रो करेंगी। दोनों काम हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट को आप मैनेज कर रहे हो इन एन इंटीग्रेटेड वे। कोई दूसरा उसका प्रीडेटर लाके आप रख दे रहे हो, शिकारी लाकर रख दे रहे हो, जो कि इंसेक्ट को क्या कर लेगा, खा लेगा। शिकारी को शिकार मिल गया और शिकार से हमें छुटकारा मिल गया। दोनों की जीत है, इसमें विन विन कंडीशन है यहां पर। फॉर एग्जाम्पल बैसिलस thuringiensis, तो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। इसे हम बीटी कहते हैं, बायोटेक में आप इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो बीटी है मेरे दोस्त, बैसिलस thuringiensis, इसका जीन जो है क्राइजीन बोलते हैं इसको, CRY क्राइजीन। ये आप प्लांट में भी डायरेक्टली डाल सकते हो जिससे वो इंसेक्टिसाइडल बन जाए। कोई भी इंसेक्ट अगर खाएगा फिर इनको, प्लांट को जिनमें बीटी का जीन है, तो उसके गट में जाकर के क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देते हैं, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, उसके इंटेस्टाइन में छेद कर देते हैं। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, हम जेनेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम बायोटेक तो पढ़ नहीं रहे, यहां पे आप सेशे में कुछ स्पोर्स आते हैं बैसिलस के, उनको पानी में मिक्स करते हो और अलग अलग फसलों पे छिड़क देते हो। अब उस फसल को कोई कीड़ा खाने आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और उसकी लाश देख के, डेड बॉडी देख के बाकी सबको पता लग जाएगा भाई इस फसल के आसपास नहीं आना है। तो ये आपका इंसेक्ट किलिंग में हेल्पफुल रहता है। ट्राइकोडर्मा जो है ये आपका रूट इकोसिस्टम में बहुत हेल्पफुल है, प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएट कर सकता है ना, रूट के आसपास रहता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बैक्यूलोवायरस सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बनेगा। बैक्यूलोवायरस का ही एक प्रकार है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, और ये एक नैरो स्पेक्ट्रम या बहुत ही कन्फाइंड या आप कह लो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इंसेक्ट को मारता है। ये स्पेसिफिक इंसेक्ट्स पे ही अपना जलवा दिखाएगा, सारे इंसेक्ट्स को ये नहीं मारता। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारना है तो आप बैक्यूलोवायरस या न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके काम के इंसेक्ट्स बचे रहेंगे और जो घातक इंसेक्ट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो आपके इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप पहले सबको ही मार रहे थे, विच इज अ बैड थिंग। अगर आप देखें तो इन्हें बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में ये प्लांट की ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा था चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे थे साइनोबैक्टीरिया फ्रीली भी। पहला जो आपका डायग्राम है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो किसका है, नॉस्टॉक का। वहां आपको हेट्रोसिस सेल दिखाया हुआ है और वहां आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया हुआ है। और उसी आर्टिकल में नीचे अगर आप देखोगे किंगडम मोनेरा के अंदर ही साफ साफ लिखा हुआ है कि राइजोबियम
आपका लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये नाइट्रोजन ला ला कर दे रहे हैं प्लांट को। अगर आप माइकोराइजा की बात करें, जो कि जीनस ग्लोमस के मेंबर सबसे ज्यादा कॉमनली बनाते हैं, अगर आप माइकोराइजा की बात करें तो वहां पे फंगस आपका एसोसिएट हो जाता है रूट के साथ ऑफ अ हायर प्लांट, जैसे पाइनस की रूट के साथ फंगस एसोसिएट हो गया। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ा है पाइनस की रूट का फंगस की वजह से, वो इसे फास्फोरस और बाकी सारे एलिमेंट एब्जॉर्ब करके दे रहा होगा और बदले में रूट फंगस को खाना दे रही होगी। तो ये दोनों प्रकार से चीजें आपकी चलती हैं। जैसे फ्री लिविंग कंडीशन में अकेले भी ये क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एजोस्पाइरिलम है, अजोटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ये सब। और आपका राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ मटर और बीन की जो फैमिली है इनके साथ एसोसिएट कर रहा था, इनकी रूट के साथ एसोसिएट कर रहा था। और फ्रैंकिया तो किसी के भी साथ फ्रैंक हो जाता है, तो ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ भी एसोसिएट कर सकता है। जीनस ग्लोमस के जो मेंबर हैं क्या बना सकते हैं, माइकोराइजा बना सकते हैं। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट ऑफ हायर प्लांट। तो ये पाइनस की रूट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, जिस वजह से आपकी रूट जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये ज्यादा फास्फोरस, ज्यादा वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से आपका एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा और बदले में रूट जो है वो फंगस को क्या कर देगी, खाना दे देगी, क्योंकि फंगस खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। तो यहां पर मेनली जो खेल है ना दोस्त, ये नामों का खेल है। ये आपका सबसे छोटा मैकेनिज्म है जो मैंने बताया, इसको आप किताब में देखेंगे बहुत बड़ा है, 1-1.5 पेज का है, लेकिन यहां आप देखेंगे यू विल गेट इट लाइक दिस, चुटकियों में, है ना। और यहां पर नाम ही नाम है, ये सारे अगर आप एक ट्यूबुलर फॉर्मेट में याद कर लेते हो तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बहुत छोटा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर। अब हमारी जो डिस्कशन बचती है वो इकोलॉजी की डिस्कशन बचती है, जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर का, इकोसिस्टम चैप्टर का एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर का। तो आई होप आपको ये माइंड मैप पसंद आया होगा दोस्तों। इफ यस देन वी पुट आवर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूं अगले माइंड मैप में आप लोगों से, जहां पर हम लोग इकोलॉजी यूनिट को स्टार्ट कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।